नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक कृष्णन, एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूँ और मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक बहुत ही कॉमन समस्या लंबर डिस्क प्रोलैप्स या फिर जिसको हम लंबर डिस्क हर्निएशन बोलते हैं उसके बारे में। क्योंकि ये लंबर डिस्क हर्निएशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है तो उसको मैंने कुछ भागों में बांट रखा है, जैसे कि बेसिक एनाटॉमी यानी कि जो हमारा स्पाइनल कॉलम है उसकी संरचना, पैथोफिजियोलॉजी यानी कि जब डिस्क प्रोलैप्स होता है तो हमें उसकी वजह से दर्द क्यों होता है या फिर समस्याएं क्यों होती हैं, और साइंस एंड सिम्टम्स यानी कि डिस्क प्रोलैप्स होने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, एग्जामिनेशन जो कि अगर हम डॉक्टर को विजिट करते हैं तो फिर वो हमें एग्जामिन करके क्या क्या देखेगा, बेसिक इन्वेस्टिगेशन यानी कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन, लंबर स्पाइन के एक्सरेज और एमआरआई, और कुछ खास केस में सीटी स्कैन की भी जरूरत पड़ सकती है। और फिर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी कि मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज वगैरह से जो मैनेजमेंट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटिव मैनेजमेंट के बारे में। तो आज जो हम बात करेंगे वह हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बेसिक एनाटॉमी यानी कि जो हमारा स्पाइन है उसकी संरचना को हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा स्पाइनल कॉलम होता है उसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, जो हमारा गर्दन का एरिया है। जो हमारी अपर बैक यानी कि थोरैसिक एरिया है इसमें 12 वर्टिब्रा होती है। उसके बाद नीचे अगर हम आएंगे कमर का जो एरिया है उसमें 5 लंबर वर्टिब्रा होती है। फिर उसके नीचे हम जाएंगे तो हमारी सैक्रल वर्टिब्रा होती है, जो कि 5 अलग अलग सैक्रल वर्टिब्रा से फ्यूज होकर के बनी होती है। उसके नीचे फॉसिजियल वर्टिब्रा होती है, उनकी कुल मिलाकर टोटल 26 वर्टिब्रा होती है। और अगर हम स्पाइनल कॉलम जो हमारा है उसको जूम इन करें तो जो एक बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है उसमें एक वर्टिब्रा ऊपर होती है। फिर उसके बाद हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जो कि हमारी बाहर निकल कर अगर नर्व को दबाने लगे तो फिर उससे हमें समस्या होती है। और फिर नीचे एक वर्टिब्रा होती है। तो अगर एक वर्टिब्रा को हम देखें तो उसमें हमारी सेंटर में एक वर्टिब्रल बॉडी होती है, दोनों साइड्स में पेडिकल होते हैं, इधर ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारा लमाइना और स्पाइनस प्रोसेस होता है। जो हमारे सेंटर में एरिया बचता है वो हमारा स्पाइनल कैनाल होता है, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को एक तरीके से रास्ता प्रोवाइड करता है। और जो दो वर्टिब्रों के बीच में जो डिस्क होती है, और ये जो एरिया हमें दिख रहा है जो वर्टिब्रा के दोनों के बीच में, इसको हम इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। यहाँ से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल कर आती है जिनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, ये पास होती है। फिर इसके बाद जो है अगर हम लंबर एरिया पर फोकस करें तो यहाँ पर नर्व्स निकल कर लंबर 5 लंबर नर्व्स होती है, 5 सैक्रल नर्व्स होती है। तो ये यहाँ पे आके इसका जो गुच्छा बना लेते हैं जिसको हम लंबर सैक्रल प्लेक्सस बोलते हैं। फिर यह नर्व्स आपस में मिल करके, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, जो हमारे L4, L5 और S1, S2, S3 नर्व ये मिलकर सियाटिक नर्व बना लेती है। तो यहाँ पर हम एक तरीके से नसों का गुच्छा होता है। फिर ये सियाटिक नर्व हमारी कूल्हे के पीछे से निकल कर हमारे जांघ में होते हुए और फिर टांगों में जाती है, और ये हमारे विभिन्न मसल्स को और स्किन के कुछ खास एरियाज में उन्हें सप्लाई करती है। तो जो भी हमारी स्पेसिफिक नर्व्स हो, यानी कि अगर ये हमारा मान लेते हैं L1 वर्टिब्रा है तो इसके नीचे से L1 नर्व पास होगी। यह L1 नर्व स्किन के एक खास एरिया को सेंसेशन प्रोवाइड करेगी। कुछ खास मसल्स हैं इनको ये नर्व सप्लाई करेगी, जैसे कि हम यहाँ पे सियाटिक नर्व देख रहे हैं। ये हमारी L4, L5, S1, S2, S3 नर्व जो होती है उसको मिलकर बनी होती है। और ये हमारे फ्यूमोरल नर्व है जो कि L2, L3, L4 है, इससे मिलकर बनी होती है, और ये हमारे कूल्हे के आगे से होते हुए निकलती है। इस तरह से अगर लंबर डिस्क कोलैप्स होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ
कूले से हो तो हम अगर पीछे जांग में जाए, हमें अगर यानी L2 L3 एरिया में डिस्क प्रोलैप्स हो रहा है, L3 L4 का डिस्क प्रोलैप्स, तो फिर हमें आगे टांगों में भी दर्द हो सकता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो डिस्क प्रोलैप्स होता है उसको किस तरह से परिभाषित करते हैं। यानी कि अगर हम ये हमारी L3 वर्टिब्रा है, L4 है, L5, तो अगर L4 और L5 वर्टिब्रा के बीच का डिस्क कोलैप्स होकर बाहर निकल के उसको दबा रहा है, उसको हम L4 L5 डिस्क कोलैप्स बोलते हैं या L4 L5 डिस्क कंडीशन। स्लिप डिस्क नॉर्मली टर्म यूज होता है, बट ये गलत टर्म है क्योंकि हमारे डिस्क स्लिप नहीं होती। जो हमारी डिस्क होती है उसमें बाहर देखेंगे तो फाइब्रस यानी टफ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं। सेंटर में एक जेली लाइक एरिया होता है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं। अगर ये हमारा जो एनुलस फाइब्रोसिस है ये किन्हीं कारणों से वीक हो जाए, जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ओबेसिटी का, या फिर जिन जैसे रेसलर्स हो गए, या फिर जो लोग बहुत लंबे समय तक बैठते हैं, इनमें ये वीक हो जाता है एनुलस फाइब्रोसिस। तो अगर कोई भी इंसर्टिंग इवेंट है, जैसे हम भारी वजन उठा रहे हैं या फिर झटके से आगे, तो फिर ये हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है जो जेली लाइक सब्सटेंस है बाहर आ जाता है और ये हमारी इसको दबा सकता है, जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स आते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि जो ये जेली लाइक सब्सटेंस यानी कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकलता है उसकी वजह से पेन क्यों होता है और हमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं।